नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। इस दीर्घ कथा के 2 भाग आप सुन चुके हैं, जिसमें एक अमीर लड़का संजीव माता पिता के घोर विरोध के बावजूद भी गरीब परिवार की लड़की प्रिया से विवाह करता है, परंतु घटनाक्रम कुछ ऐसा मोड़ लेता है कि विवाह के 6 महीने बाद ही बहू प्रिया घर और ससुराल छोड़कर पीहर चली गई। समाज में इस बात की बहुत चर्चा हुई। लोगों ने बहुत अटकलें लगाई, जिसका सार यही था कि गरीब की बेटी प्रिया की अमीर परिवार में निभ नहीं पाई। लोगों की सहानुभूति बहू के साथ थी, लेकिन वास्तव में सहानुभूति का हकदार कौन था, बहू प्रिया या उसका पति और सास ससुर? आखिर प्रिया थी कहाँ और क्या कर रही थी? क्या संजीव ने उसे दोबारा मनाने का प्रयास किया या फिर दूसरा विवाह कर लिया? यही सब जानने के लिए आज हम कहानी का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अहंकार। संजीव के जीवन में एक अध्याय संपूर्ण हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 6 महीने बीत गए। संजीव की पत्नी अचानक अकेली ससुराल छोड़ के पीहर चली गई। ये खबर अब पुरानी पड़ गई। उस खबर में अब कोई रस न रहा था। चर्चा पुरानी हो गई। अब उसके बारे में कोई बात न करता। संजीव, उसके माता पिता तीनों ही अब धीरे धीरे अपने सामान्य दिनचर्या पे आ गए थे। घर में प्रिया का नाम भी कोई नहीं लेता था, लेकिन संजीव को अब घर में घुटन महसूस होती थी। घर जैसे उसे खाने दौड़ता, घर की दीवारें जैसे उसके ऊपर आती। दिन का अधिकांश समय वो खेत में बनी कॉटेज में बिताता, वहीं खेत में घूमता फिरता। लेकिन रात में घर आते ही अनेक कड़वी मीठी यादें उसके आसपास घूमने लगती। रात करवटें बदलते बीतती। बीत गई घटनाओं पर वह पूरे समय सोचता ही रहता। आखिर इसका परिणाम क्या होगा या अंत कब होगा? अंत होगा भी या नहीं, और किस तरह से होगा? सोच सोच के उसका सिर फूटने की हालत हो जाती। वह हर समय बेचैन रहता। खाता पीता तो वह था, लेकिन उसके शरीर को कुछ लग नहीं रहा था और चेहरे का सारा नूर, चेहरे का सारा तेज गायब हो गया था। प्रसन्नता तो उसकी जैसे गायब ही हो गई। वो पहले ही गंभीर स्वभाव का था, अब तो अंतर्मुखी हो गया। जरूरत भर वो हाँ हूँ में जवाब दिया करता, अपने आप तो कुछ बोलता ही नहीं था। वैसे देखा जाए तो घर जैसा था वैसा ही था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे घोंसले में से पक्षी उड़ जाने के बाद में घोंसला दिखता है, वैसा घर सूना सूना दिखता था। ऊपर के उसके दोनों कमरे खाली पड़े थे। खेत वाले कॉटेज में वह अपनी अभ्यासिका को ले गया था। सारी किताबें अब उसने वहीं शिफ्ट कर ली थी। वह ऊपर जाने से तक कतराता था। रात को घर आता तो नीचे ही पीछे वाले कमरे में उसने अपना बेडरूम बना लिया था। 4-5 महीनों के बाद में उसकी बहन आई। अपने इकलौते लाडले छोटे भाई की शारीरिक और मानसिक दुर्दशा उससे देखी न गई। उसने उससे कहा, संजीव, कुछ दिनों के लिए घर के इस माहौल से निकलकर कहीं बाहर चले चलो, कहीं घूम फिर आओ। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पूरे समय अपने आप को व्यस्त रखने का कुछ तरीका ढूंढना होगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एलएलबी की पढ़ाई करके एग्जाम दूंगा। लेकिन यहाँ पे माँ और पिताजी अकेले रह जाएंगे तो। संजीव अपनी बात कहते कहते उसे अधूरी छोड़कर चुप हो गया। भाई की बात सुनकर वह कुछ देर चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, संजीव, तेरा यह विचार मुझे भी ठीक लग रहा है। तू वकालत पढ़ लेगा तो व्यस्त भी रहेगा और पिताजी के उनके काम में सहायता भी कर सकेगा। आखिर उनका सारा वकालत का काम और ऑफिस सब कुछ तुझे ही तो संभालना है। संजीव ने धीरे से कहा, हाँ दीदी। तो फिर क्या सोचा है? कौन से शहर में रहकर पढ़ाई करेगा तू? संजीव ने धीरे से कहा, दीदी, सोचता हूँ कि पूना में ही लॉ कॉलेज में दाखिला ले लूँ। पूना ही तो हमारे यहाँ से सबसे पास में है। वहाँ से माँ पिताजी को देखने और मिलने के लिए यहाँ आने में बड़ी सुविधा रहेगी। दीदी उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गई, फिर उसे आश्वस्त करते हुए बोली, संजीव, तू इस बात की चिंता मत कर। मैं अपनी बेटी दीपा को यहाँ रख दूंगी। माँ पिताजी उसके साथ में पूरे समय व्यस्त रहेंगे। तेरी जब तक एग्जाम है वो यहीं रहकर पढ़ लेगी। वो इतनी बातूनी है कि इन लोगों को चुप बैठने ही नहीं देगी।
माँ और पिताजी दोनों का समय कैसे निकल जाएगा इन्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, कल पिताजी को बता देना। पिताजी को? और मैं? नहीं नहीं, दीदी ये काम तुम ही कर लेना। उसकी दीदी ने ही पिता से बात की। कुछ दिनों बाद ही संजीव लॉ की पढ़ाई करने के लिए पूना चला गया। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए संजीव ने वहां पर एक छोटा जॉब भी कर लिया। बीच बीच में संजीव घर पे आके माँ पिता से मिलके जाया करता था। 6 महीने और बीत गए। प्रिया को घर छोड़ के अब 1.5 वर्ष हो चुका था। वो कहाँ है, क्या कर रही है, किस तरह से अपना जीवन निकाल रही है, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जान लेने की किसी को जिज्ञासा भी नहीं थी। उसका नाम तक कोई लेता नहीं था घर में। एक तेज लहर किनारे पे आके थोड़ी देर खूब उथल पुथल मचाती है और उसके बाद में वापस लौट जाती है और फिर समुद्र के किनारे पर शांति हो जाती है। बस घर में संजीव के विवाह के बाद में ऐसा ही हो गया था। माँ ने पुराने नौकरों को बदल दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर भी संजीव की माँ के मन में हमेशा एक ही विचार और एक ही चिंता लगी रहती थी। बेटा ऐसे कितने दिनों तक अकेला रहेगा, बाहर रहेगा। उसे घर लेकर आना चाहिए। कल को अगर उसे घर के प्रति मोह ही न रहा तब? क्या भरोसा, शहर में रहता है, अकेला रहता है। वैवाहिक जीवन में असफलता का दुख और तनाव अगर वह बर्दाश्त न कर पाया, असफलता का बोझ न उठा पाया और उसका कदम कहीं बहक गया तो कोई क्या कह सकता है। उसने विवाह के बाद में अमृत पान की एक बूंद ही चखी होगी कि उससे वो अमृत का प्याला छीन लिया गया। अब उसकी जगह पे कोई और प्याला उसके हाथ में ना आ जाए, ऐसा होना कोई असंभव तो नहीं। ऐसा हो गया तो सोच सोच कर माता का हृदय कांप जाता और ऐसे समय बुरे से बुरे विचार ही माँ के मन में आते हैं। अपने मन की विकलता, अपने मन का दुख वो किसको बताती। होठ सीके बेचारी चुपचाप अपना दुख बर्दाश्त कर रही थी और पूजा करने बैठती तब अपने कुल देवी के सामने अपना दुखड़ा रोती। माँ ऐसा कुछ भी मत होने देना। बेटे की उजड़ी हुई गृहस्थी फिर से बसा दे माँ। बेटे की उजड़ी हुई गृहस्थी फिर से बसाने का तो कोई उपाय करना ही होगा। पहली बार तो गलती हो गई, अब दूसरी बार खूब सोच समझ के जांच परख के कोई लड़की घर में लानी होगी, वो मन ही मन सोचती। हर बीतते दिन के साथ में माँ के मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। आखिर एक दिन उसने अपने बेटे के सामने इस बात की चर्चा छेड़ी। संजीव, अब इसी तरह से कब तक रहेगा? इसी तरह से तू कब तक रहेगा बेटा? इसी तरह से यानी? इसी तरह से यानी अकेला? पता नहीं बहू को क्या दुर्बुद्धि सूझी और वो जैसे आई वैसे निकल गई। हमने तो उसे घर से निकाला नहीं। हाँ माँ, तो अब 2 वर्ष होने को आ गए बेटा। इतने दिन तक तो हमने उसका इंतजार किया और कितने दिन उसका इंतजार करेंगे? इसका जवाब वो भी क्या दे सकता था। वो कब आएगी उसे भी कहाँ मालूम था। संजू, परसों मैंने सुना। क्या? क्या सुना माँ? यही कि वह कहीं जमशेदपुर या कहीं किसी जगह पे अपनी बड़ी बहन के घर में रह के कोई नौकरी कर रही है। उसने चर्चा में ज्यादा रस न लेते हुए कहा, नौकरी करने के लिए ही वो तो गई है। पता नहीं 2 टके की नौकरी करने में उसे कौन सा सुख मिल रहा है। माँ, सुख मिलता होगा तभी तो कर रही है। हर एक के लिए उसके सुख की परिभाषा अलग रहती है माँ। असल में जिस लड़की को गृहस्थी नहीं बसानी, घर के लोगों के साथ निभाना नहीं, ऐसी लड़की ने विवाह करने के लिए क्यों खड़े होना। संजीव कुछ भी ना बोला, चुपचाप मुस्कुराते हुए माँ की तरफ देखता रहा। संजीव देख, उसको जो करना था वो उसने किया और जो करना है वो कर रही है। अब तुम अपने बारे में सोचो। तू दूसरी शादी कर। 2-3 महीनों में वो जब आ रहा था घर पे, माँ यही बात बार बार दोहराती और उसे भी मालूम था कि माँ यही बात दोहराती रहती है। इन 2 वर्षों में प्रिया के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था। किसी ने यह बताया कि बेटा संजीव, प्रिया तुमसे तलाक लेना चाहती है, संबंध विच्छेद करना चाहती है। अच्छी बात है माँ, अगर उसे हमसे अलग हो जाना है तो इस घर से उसके सारे संबंध टूट जाए, वही अच्छा।
हीनता ग्रंथि से ग्रस्त किसी बेवकूफ लड़की की वजह से अपने खानदान का नाम और अपने कुल का गौरव वो खत्म होने नहीं देना चाहता था। अब दूसरी बार विवाह करते समय मन ही मन वो तय कर गया कि इस बार वो खुद लड़की देखेगा ही नहीं। वैसे दोबारा शादी करने में उसे जरा भी रस नहीं था। बस अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए वो विवाह के लिए तैयार था। ये बात उसने अपनी माँ को बता दी थी। मन ही मन वो ये सोचता था कि माँ को कम से कम कोई दूसरा विषय चर्चा के लिए मिले तो बेचारी माँ के भी मन को थोड़ी शांति मिलेगी। इसी उद्देश्य से उसने एक दिन माँ से कहा, माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं यहाँ आके रहूंगा। तुम और पिताजी दोनों तीर्थ यात्रा कर आओ। तुम घर की चिंता मत करना। बेटे के मुंह से यह सुनकर कि वह घर में आकर रहेगा, माता और पिता दोनों ने राहत की सांस ली। माता पिता दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। वैसे उसके अकेले रहने के बारे में कोई चिंता वाली बात नहीं थी। वो पूना में भी अकेला ही रह रहा था। वहां अकेले रहते हुए भी वह इन 3 सालों में जरा सा भी उसका पांव डगमगाया नहीं था। उसका मन इधर उधर नहीं गया था। बल्कि प्रिया घर से निकल जाने के बाद में वह तो औरतों से 4 हाथ की दूरी बनाकर रखने लगा था। माता पिता के तीर्थ यात्रा पर निकल जाने के बाद में संजीव घर की तरफ भी ध्यान देने लगा और पिता के वकालत वाले ऑफिस में बैठकर उनके निर्देशानुसार कुछ केस स्टडी भी करने लग गया। उसने सोच लिया था कि अब वह अपने पिता के साथ में ही काम करेगा और उनका यश बढ़ाएगा। उसके जीवन का एक अध्याय एक दुस्वप्न की भांति अब वह भूलने लगा था। कभी याद भी आ जाता तो मन की कड़वाहट अब उतनी नुकीली न रह गई थी। अपनी अभ्यासिका में वह मजे से अपना अध्ययन किया करता और अब उसे अपने पुराने बेडरूम में खूब गहरी नींद आया करती थी। अब वह दोबारा से अपनी गृहस्थी बसाने के लिए विचार करने लगा। सोचता, अब इस बार जो लड़की घर में आएगी वो सबका ध्यान रखने वाली, सबके साथ में मिलनसारिता से रहने वाली और सबके दिल को जीतने का प्रयत्न करने वाली ही होगी। घर का माहौल आनंददायी रहेगा। घर में बाल बच्चे भी होंगे और सब प्रसन्न, सबको मन की शांति भी मिलेगी। अपनी पत्नी के बारे में एक अस्पष्ट सी रूपरेखा उसके मन में बनने लगी। कभी कभार प्रिया की याद आती तो जैसे पुरानी जख्म को धक्का लग जाता। कभी सोचता कि एक बार प्रिया से उसका संबंध विच्छेद हो जाए तो प्रिया भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। फिर सोचता, किसी व्यक्ति की हीनता ग्रंथि और अहंकार किस हद तक उसे गिरा सकता है। प्रिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना अच्छा घर वर और परिवार उसे मिला था और वह इन सब से संबंध विच्छेद चाहती है। एक शाम 5 बजे वह अपनी अभ्यासिका में बैठा हुआ था। पिता के पास में जो मामले थे उसमें से एक पर उसका ध्यान केंद्रित था। उसी पेचीदा केस के सिलसिले में वह कुछ संदर्भ ग्रंथों को देख रहा था। इतने में घड़ी ने 6 बजाए। पढ़ते पढ़ते काफी समय हो गया था। उसने सोचा थोड़ा सा घूम के आया जाए। तभी एक नौकर ने ऊपर आकर कहा, भैया जी, ऑफिस में कोई महिला मिलने आई है। अरे कह दो, पिताजी बाहर गांव गए हुए हैं, अभी नहीं मिल सकते। उनसे कहना कि 15 दिन के बाद आए, तब पिताजी से उनकी मुलाकात होगी। नौकर ने कहा, मैंने उनसे बताया, तब वे बोली कि उन्हें बड़े साहब से नहीं मिलना बल्कि आपसे ही मिलना है। मुझसे मिलना है? ठीक है, उन्हें बाहर ऑफिस में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। शर्ट और पैंट पहनते हुए उसके दिमाग में आया, कौन आ सकती महिला? शायद वो परसों जो आई थी महिला मंडल से एक स्त्री। उन्होंने संजीव से उनके यहाँ किसी कार्यक्रम के लिए विशेष अतिथि के तौर पे आने के लिए आग्रह किया था। शायद वही आई होंगी। उन्हें मना करने के लिए कोई बहाना उसने मन में सोच लिया और बालों पर कंघी करके नीचे उतर आया। वह ऑफिस रूम में पहुंचा। उसने देखा कि उसे मिलने के लिए जो स्त्री आई थी वह खिड़की में बाहर की तरफ देखती हुई खड़ी थी। इसके तरफ उसकी पीठ थी। खिड़की में उसने अपने 1-1.5 साल के बच्चे को खड़ा किया था और वो बच्चे को बागीचा दिखा रही थी। ये तो उस महिला मंडल की स्त्री नहीं दिख रही है। संजीव उसको पीछे से देखते हुए एकदम चौंक गया। कहीं तभी उसकी आहट सुनकर उस स्त्री ने घूमकर संजीव की तरफ देखा। कौन? प्रिया? ये तो प्रिया है।
उसे अपनी आंखों पर भरोसा न हो रहा था। सामने खड़ी स्त्री प्रिया ही थी, लेकिन उसके गाल बैठ गए थे, चेहरे की लुनाई खत्म हो गई थी, चेहरे का चंपई रंग जाकर चेहरा काला सा पड़ गया था। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र पर जैसे काले मेघ लहराने से पूर्ण चंद्र धूसर सा दिखाई देता है, वैसा ही कुछ उसे लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानलेवा बीमारी से उठकर वो आई है। उसने बच्चे को खिड़की में से नीचे उतारा। बच्चे का चेहरा देखते ही कोई भी कह सकता था कि बच्चा इस स्त्री का है। बच्चे को देखते ही उसके अंदर एक भयंकर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने गुस्से से पूछा, तुम अब यहाँ क्यों आई हो? क्या लेने आई हो? उसका सवाल सुनकर वह अचकचा गई। सवाल से ज्यादा उसके गुस्से भरी आवाज से वह अचकचाई थी। उसने संजीव से इस तरह से गुस्से में भरकर सवाल किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। वह जो कुछ बताने आई थी शायद वो उसके गले में ही अटक गया, लेकिन कुछ तो कहना ही था। तभी बच्चे ने कहा। वह बच्चा तुतलाते हुए पूछ रहा था, माँ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मेरे पापा के पास में ले चलोगी। कहाँ है पापा? प्रिया ने संजीव की तरफ इशारा किया। बच्चा उत्सुकता और जिज्ञासा से संजीव के चेहरे की तरफ देखने लगा। संजीव के मन का भूकंप उसके खून में क्रोध बनकर उबाल लाने लगा। आंखें अंगारे उगलने लगी। इतनी निर्लज्जता! कितनी बेशर्म स्त्री है ये! व्यंग से उसने कहा, अच्छा, इस बच्चे का पितृत्व पिता के रूप में तुम मेरा नाम चाहती हो? संजीव की आंखों में गुस्सा, उलाहना, उपालंब क्या नहीं था। वो सब देखकर प्रिया कुछ पल के लिए तो अवाक रह गई। उसकी आंखों में अपमान और अवहेलना साफ दिखाई दे रही थी। तुरंत ही उसने बच्चे की उंगली पकड़ी और उसे बगीचे की तरफ ले जाती हुई बोली, राजू, देखो बेटा, बाहर कितनी तितलियां उड़ रही है और कितने सुंदर सुंदर फूल है। जाओ तुम देखो। फिर दरवाजे में जो नौकर खड़ा था उससे बोली, भैया जी, जरा कृपया इस बच्चे को बागीचे की सैर करा दीजिए। संजीव प्रिया की आवाज की विनम्रता और सभ्यता देखकर हैरान था, क्योंकि ये दोनों ही गुण पहले तो उसने प्रिया में कभी नहीं देखे थे। नौकर राजू को लेकर बागीचे में चला गया। प्रिया वापस कमरे में आई और अपना पर्स खोलकर उसमें से एक कागज निकालकर, ये प्रमाण पत्र देख लो, ये कहते हुए उसने संजीव की तरफ वो कागज बढ़ाया। कागज में बच्चे के पिता के नाम की जगह संजीव का नाम लिखा हुआ था। उसकी जन्म तारीख, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वो हॉस्पिटल आदि सारे विवरण उसमें लिखे हुए थे। बच्चे का जन्म दिनांक देखकर मन ही मन उसने हिसाब लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहाँ से गई तब ये 2 माह की गर्भवती थी। हाँ, उसे उल्टियाँ तो हुई थी, माँ ने बताया था। इस विचार के आते ही संजीव के चेहरे पर उल्लास और प्रसन्नता की किरण दौड़ गई। उसके चेहरे पर आते हुए परिवर्तन को प्रिया बहुत ध्यान से देख रही थी। इतने दिन तक तुम कहाँ रही? जमशेदपुर में रहती थी, मेरी दीदी के यहाँ। कुछ समय उसके यहाँ रही, उसके बाद में अपना कमरा अलग लेके रहने लगी थी। बीमार थी क्या तुम? डिलीवरी के समय मुझे बहुत बहुत मुश्किल आई, ऑपरेशन करना पड़ा। तबीयत संभलने से पहले ही 3 महीने बाद ही मुझे वापस नौकरी पे जाना पड़ा। क्यों? पिता की मदद नहीं मिली तुम्हें? मेरे पिता के हालात तो आपको मालूम ही है। उनसे सहायता लेना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे बताया होता तो मैं सहायता करता। 1-2 पल चुप रहकर प्रिया बोली, चाहे जो हुआ हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारे बेटे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी है। कितनी ही मुश्किलें मैंने सह ली, पर मैंने उसे फूल की तरह रखा है। कुछ समय पहले ही देखा हुआ राजू का गुलगोथना गोल मटोल चेहरा और आकृति संजीव की आंखों के सामने तैर गई। लेकिन अब आगे और मैं उसे इस तरह से अपने पास में रखकर कठिनाइयों का सामना करने के लिए नहीं ले जा सकती। इसके अलावा अगर उसके बाप का घर अच्छा है तो उसका उसके बाप के घर में रहकर ही बड़े होना ज्यादा अच्छा है। उसे उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए मैं लाई हूं आपके पास उसे। संजीव ने कुछ भी नहीं कहा, वही आगे बोली, अब राजीव बड़ा हो रहा है, अब उसे मेरे पास में रख लेना किसी भी तरह से मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि स्त्री भले ही निष्कलंक हो, फिर भी लोग बोलने से चूकते नहीं है। लोगों की बातों का उसके कोमल मन पर असर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब? मतलब? संजीव ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसे तुम यहाँ रख के
अपनी नौकरी पर जाओगी? हाँ, जाना पड़ेगा। मैं 7 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। यहाँ तो उसके पिता हैं, दादा दादी है, घर में सब कुछ है। उसे किसी चीज की कमी नहीं अखरेगी। वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी पिता होते हुए अब तक उसे पिता का प्यार नहीं मिला, और आगे माँ होते हुए भी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। वह माँ के प्यार से वंचित रहेगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। अगर आपको कोई उज्र न हो तो मैं बीच बीच में आकर उससे मिलकर जाया करूंगी। वो भी ठीक है, लेकिन जब वो पूछेगा कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ मेरे पास में क्यों नहीं रहती, उसका क्या जवाब दूंगा मैं? वह कुछ देर चुप रहकर बोली, मैं क्या बता सकती हूँ। आपको जो उचित लगे वही उत्तर उसे दे दीजिएगा। तुम्हारे बिना बच्चा रह जाएगा? कुछ दिन तकलीफ होगी, फिर उसे आदत हो जाएगी। तुम रह लोगी उसके बिना? उसकी भी आदत हो जाएगी मुझे। तो ठीक है फिर। उसके इस रूखे सूखे जवाब में अपने को जाने का इशारा है, ये वो समझ गई। अपनी पर्स उठाते हुए वो बोली, आज के दिन मैं राजू को अपने साथ ले जाती हूँ, कल लाके यहाँ छोड़ दूंगी। ठीक है। वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर अचानक पलट कर बोली, क्या मैं अंदर जाके माँ जी से मिल सकती हूँ? नहीं। उसके इस जवाब की उसने जरा भी उम्मीद न की थी। वह चुपचाप मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसी ने आगे कहा, माँ पिताजी दोनों तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, कुछ दिनों में लौटेंगे। उसने कुछ कहे बिना ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। बाहर सूर्यास्त हो रहा था। उस सांधे बेला के उजाले में संजीव प्रिया की जाती हुई क्रश आकृति को देखता रहा। एक बार तो उसके मन में उसके प्रति तरस आ गया। उसका मन करुणा से भर गया। उसने कोमल स्वर में आवाज दी, प्रिया। प्रिया के कदम रुक गए। संजीव आगे बढ़कर बोला, प्रिया, देखो, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूँ। मेरे प्रश्न का जवाब ईमानदारी से देना। पति की हैसियत से नहीं पूछ रहा, एक भले आदमी की हैसियत से पूछ रहा हूँ। जी। उसने गर्दन उठाए बिना ही कहा, जिस राह पर तुम चल रही हो, क्या उस राह पर चलकर तुम सुखी हो, खुश हो? उसने कोई जवाब न दिया। बताओ प्रिया, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उसमें तुम खुश हो? दिखने में तो कहीं से भी तुम्हारे शरीर पर या चेहरे पर कहीं भी कोई प्रसन्नता या खुशी नहीं दिखाई देती। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, वैसी ही खड़ी थी। संजीव के पास में अब कुछ कहने सुनने के लिए या पूछने के लिए नहीं रह गया था। जब वो कुछ बोल ही नहीं रही थी तो उससे क्या कहता। आखिर उसने कहा, ठीक है, जाओ। फिर भी वो वहीं खड़ी रही, अपनी जगह से हिले नहीं। बढ़ते हुई अंधकार की छाया में उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वह रो रही थी। संजीव तुरंत आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्रिया पगली, जिस अहंकार से तुम दुख में डूब गई, इस तरह का अहंकार क्यों पाले हुए हो? प्रिया ने अपना सिर धीरे से संजीव के वक्ष पर टिका दिया। उसके आंसू धीरे धीरे अब रुलाई का रूप ले चुके थे और वह सिसक सिसक कर रोने लगी। संजीव को लगा कि प्रिया का सारा अहंकार और हीनता बोध उन आंसुओं में घुलकर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हुई। अहंकार। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आप ही बताइए, क्या किसी बहू का इस तरह से व्यवहार सही था? किसी लड़की को अगर इतना अधिक अहंकार हो तो उसे विवाह करना चाहिए। विवाह करने से पहले अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का हीनता बोध हो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो पहले उसने अपने मन को साफ करना चाहिए। किसी भी तरह का मन पूर्वाग्रह बनाए बिना विवाह के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे फिर लड़का हो या लड़की। तभी गृहस्थी खुशहाल गृहस्थी हो सकती है। विवाह केवल दो लोगों का तो मेल नहीं है। विवाह में दो परिवार जुड़ते हैं और लड़का हो या लड़की, दोनों को ही एक दूसरे के परिवार वालों को दिल से अपनाना पड़ता है, ख्याल भी रखना पड़ता है।
खासकर हमारे यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार है, तो लड़की को बहू बनकर ससुराल में जाना पड़ता है। तब उसकी जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ जाती है, लड़के की भी बढ़ती है, लेकिन लड़की की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उसे नए परिवेश में अपने आप को ढालना पड़ता है, ढालना चाहिए, क्योंकि अगर उसे वहाँ रहना है तो वहाँ के लोगों के समान रहेगी, तभी वह भी सुखी होगी और परिवार के लोग भी सुखी होंगे। इस विषय में आपका क्या विचार है? कहानी के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।